नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि राजनीतिक जो यात्रा है उनकी शुरुआत आज के दिन से ही हुई थी। इसी खबर पर थोड़ा सा विस्तार से चलने से पहले हम इस खबर पर जुड़ना चाहेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार से और जानेंगे कि उनके सफर की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। बिल्कुल शोभित जी, आपको बता दें कि 7 अक्टूबर आज की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की महत्वपूर्ण तारीख है। बता दें कि 15 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने गुजरात राज्य की बागडोर थामी थी और इन 15 सालों में साबरमती नदी का एक बहुत सा पानी बह गया और गुजरात के रास्ते से मोदी दिल्ली पहुंच गए। करीब 30 साल के गठबंधन युग के बाद पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। बता दें कि आपको जिस तरह से भूकंप के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खिलाफ असंतोष भड़कने लगा था और तब उनके स्थान पर नरेंद्र मोदी को बिठाया गया था। 1996 की अगर हम बात कर लें तो 1996 में शंकर सिंह के खिलाफ बगावत के बाद गुजरात में मोदी के पुनर्गमन की बात असंभव लगती हुई सी नजर आ रही थी। 5 साल में ही मोदी गुजरात के नाथ बनकर वापस आए और पार्टी में बगावत की धमकी देने वाले केशुभाई और मोदी के हाथ के नीचे काम करने से इनकार करने वाले सुरेश भाई मेहता और गुजरात बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हो गए थे। इस दौरान अपने भाषण में मोदी ने कहा था कि मैं खुशनसीब हूं कि अर्जुन हूं और मुझे 2 से 2 कृष्ण मिले हैं। और बता दें उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की एक छोटी सी कोशिश भी की है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए खबर पर। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और क्योंकि इस दिन कि अगर हम 15 साल पीछे जाते हैं, इस दिन की तारीख को याद करते हैं तो काफी एक लंबा समय है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उस यात्रा को शुरू किया था और लगातार नए कीर्तिमान को स्थापित करते हुए आज वो देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। इसी खबर पर सीधे जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक चुनौतियों को पार किया, किस तरीके से वो मजबूती के साथ में लड़ते हुए, डटते हुए और दिल्ली तक पहुंचे। क्या कुछ सफर की शुरुआत करेंगे और 2001 का भी जिक्र करना चाहेंगे आपके माध्यम से। जी शोभित, 7 अक्टूबर 2001 मतलब गुजरात की राजनीति में एक बदलाव सा जो आया था, उसमें गुजरात की जो जनता थी वो सदमे में इसलिए थी कि भूकंप के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गस्थ केशुभाई पटेल के खिलाफ एक असंतोष जो था वो भूकंप के लिए था, क्योंकि भूकंप में कच्छ से लेके अहमदाबाद तक और समझो कि पूरे गुजरात को दहला दिया था और जो जानहानि ज़्यादा से ज़्यादा हुई थी वो कच्छ इलाके में हुई थी, कच्छ जिला में हुई थी। भुज हो या अंजार हो या वहाँ के आसपास के छोटे छोटे कस्बे हो, और वहीं पे जो एक जिंदगी है वो थम सी चुकी थी, क्योंकि भूकंप का झटका जो था वो 7 के आसपास के था। मतलब रिक्टर स्केल के ऊपर शायद इतना बड़ा झटका जो है वो गुजरात ने इसके पहले देखा नहीं था। अहमदाबाद तक इसकी जो एक धरती जो कांपी थी उसको महसूस की गई थी। इसी समय जो राहत बचाव कार्य जो थे वो भी शुरू तो हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक असंतोष जो है राहत बचाव कार्य और भूकंप के बाद से जो नीतियां स्पष्ट करनी थी उसमें भी बहुत सारी उंगली जो है वो विपक्ष ने भी स्वर्गस्थ केशुभाई पटेल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनके ऊपर उठाई थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी तरफ भी एक निर्देश यहाँ के लोगों ने दिया था कि
कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो गुजरात की गद्दी शायद जा सकती है आने वाले चुनावों में। अब देखो कि जब भी गुजरात की राजनीति की बात करें तो स्वर्गस्थ केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला ये दो दिग्गज नेता है जो गुजरात की बीजेपी की एक धरती, एक जमीन बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। आज केशुभाई पटेल तो है नहीं हमारे बीच, लेकिन शंकर सिंह वाघेला आज भी गुजरात की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। हालांकि शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ बगावत जो हुई थी और केशुभाई के खिलाफ उन्होंने जो बगावत की थी उसकी भी एक अलग कहानी है, उसको खजुराहो कांड बोलते हैं। और केशुभाई के सामने जो एक बगावत हुई थी और बहुत सारे जो यहाँ के जो सदस्य थे धारासभा के वो खजुराहो ले गए थे और पूरी सरकार और तख्ता पलट हो चुका था। ये भी पूरी एक घटना है, वो गुजरात के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत मतलब सब लोग आज भी याद करते हैं। जो राजनीतिक मुद्दों से रुचि रखते हैं वो तो खासकर इस घटना को याद रखते ही है। आजकल हम जो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में ये हुआ, शिंदे गुट सूरत आया, सूरत से आसाम गया, आसाम से वापस ऐसे गोवा गया और गोवा से वापस मुंबई आके सरकार बनाई, ये तो आज की बात है, 2022 की बात है। लेकिन 20 साल पहले मतलब समझो कि 12-15 साल पहले करीब गुजरात में ये घटना भारतीय जनता पार्टी ने के ही दिग्गज नेता ने की थी। तो ये भी एक हमको समझना पड़ेगा कि ये बगावत का सूर और एक गुट बनाने के बाद उसको यहाँ से वहाँ तब्लीग करना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत बार बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका भुगतान किया है और दूसरी जो पार्टी है उसने भी किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं मोदी के शासन की, और गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर जब आए थे तब पार्टी में धमकी देने वाले और केशुभाई और मोदी के हाथ नीचे काम करने से इनकार करने वाले सुरेश भाई मेहता और गुजरात भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा मोदी के शपथ ग्रहणों में चुनौती देने के लिए तैयार हो गए थे। इस दौरान अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं खुशनसीब हूं कि मैं अर्जुन हूं, क्योंकि मुझे दो कृष्ण, वो दो कृष्ण का मतलब है केशुभाई पटेल और सुरेश भाई मेहता मिले हुए हैं, और इससे दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की एक छोटी सी कोशिश की गई थी। सभी को ऊपर के आदेश था, मतलब कि दिल्ली से जो आदेश आया था, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उस तरफ समय के जो बहुत बड़े दिग्गज नेता, उसके साथ साथ जो मतलब मार्गदर्शन मंडल जो था भारतीय जनता पार्टी का, सब वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था और एक ही लाइन में आदेश किया था कि नरेंद्र मोदी का सहयोग करना पड़ेगा। वल्लभ भाई कथेरिया और सूरत के दिग्गज नेता स्वर्गस्थ काशीराम राणा भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। फिर भी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी उस समय सीएम की कुर्सी के बैठने के लिए चुने गए थे। और दूसरी बात मैं बताऊं कि वजुभाई वाड़ा, उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए राजकोट 2 की सीट खाली कर दी थी और नरेंद्र मोदी ने ये जो सेफ सीट थी वहां से चुनाव भी लड़ा था। उसके पहले एक भी चुनाव नरेंद्र मोदी के कैरियर में नहीं था। वडाप्रधान आज देश और दुनिया में एक अपनी छाप अलग से बनाए हुए हैं, लेकिन जब यहाँ पे सीएम बने उसके पहले कभी भी कोई चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं था और अपेक्षा से ज्यादा वोट भी उनको मिले थे राजकोट से, और राजकोट की जनता ने उनको जिताया था। शपथ ग्रहण समारोह जब था तब तत्कालीन रक्षा मंत्री उस समय के स्वर्गस्थ जॉर्ज फर्नांडिस
और उस समय के गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी और वड़ा प्रधान थे वाजपेयी जी। ये सभी मंच में शामिल हुए थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय के राजनाथ सिंह, जो फिलहाल रक्षा मंत्री है भारत सरकार के। उसके साथ कई नेता उस समय यहाँ पे उपस्थित थे और पहली शपथ ग्रहण समारोह जो था वो मतलब 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा के थे और राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी और उन्हीं ने नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई थी और 2002 के विधानसभा चुनाव में भी विजयी हुए थे। 2002 की हम बात करें, दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ था। 40 महीने से करीब उन्होंने कार्यभार संभाला था। उसके बाद केशुभाई ने केवल 18 महीने के लिए नरेंद्र मोदी को पदभार सौंपा था और 18 महीने के बाद फिर से चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी जुट चुकी थी और नरेंद्र मोदी ये 18 महीने के लिए भले ही सीएम बने, लेकिन एक आशंका उस समय थी कि सौराष्ट्र में केशुभाई पटेल और वल्लभ कथीरिया और दक्षिण गुजरात में काशीराम राणा उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी कर सकता है, क्योंकि 2002 की जो चुनाव है उसमें शायद वो मुख्यमंत्री वापस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि केशुभाई पटेल हो या वल्लभ कथीरिया हो या दक्षिण गुजरात में जिनका दबदबा था वो काशीराम राणा हो, ये भी एक बहुत बड़े नाम थे गुजरात की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से। और एक नाम था जिन्होंने बगावत इसके पहले कर चुके थे और वो नाम था शंकर सिंह वाघेला। हालांकि वो उस टाइम पे जब नरेंद्र मोदी सीएम बने तब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। जब ये 18 महीने की सरकार चल रही थी तब एक घटना घटी और पूरे देश में, और मैं तो कहूंगा कि विदेश में, दुनिया में भी इस घटना की चर्चा हुई थी और ये चर्चा थी गोधरा कांड की। और 58 लोग जो कार सेवक के रूप में अयोध्या से वापस आ रहे थे और जो गोधरा स्टेशन पे वो ट्रेन की बोगी जो थी वो जला दी गई थी। कुछ धर्म विशेष लोगों के द्वारा एक कृत्य किया गया था। उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आई, उसके बाद जो पूरी एक प्रक्रिया चली, वो पूरा देश वाकिफ है। मैं फिलहाल इतना ही कहूंगा कि जो कार सेवक वहीं पे जिंदा जलाए गए थे, उसके बाद जो गुजरात में घटना घटी थी उसमें 1200 लोगों को मौत के घाट उतार के रख दिया गया था और पूरा माहौल जो गर्मा हुआ था और नरेंद्र मोदी पर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए थे और इसका पूरा फायदा हिंदुत्व का जो एक कार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी से उठाया और नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। और उसी टाइम अमित शाह, जो अभी फिलहाल तो भारत सरकार के सहकारिता और गृह मंत्री है, और यहाँ के एक और दिग्गज नेता है सौरभ पटेल, वो पहली बार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बन चुके थे। 22 सितंबर 2002 को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में नरेंद्र मोदी का भव्य शपथ समारोह था और उसका आयोजन भी किया गया था। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उपस्थित थे और इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एक और नाम है जो फिलहाल हमारे बीच नहीं है, देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान भी उनका रहा था, वो था जय जयललिता, तमिलनाडु से। उसके बाद बाबूलाल मरांडी, ओम प्रकाश चौटाला, वेंकैया नायडू भी उपस्थित थे, जो वेंकैया नायडू फिलहाल तो उपराष्ट्रपति पद से रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद गृह मंत्री अभी के भारत सरकार के अमित शाह और सौरभ पटेल पहली बार मंत्री गुजरात के मंत्रिमंडल में बने थे और इस चुनाव में भाजपा को 182 में से 127 सीट मिली थी। हालांकि गुजरात की राजनीति में
कांग्रेस का एक रिकॉर्ड रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा शोभित, क्योंकि जब भी गुजरात चुनाव की बात आती है और 150 प्लस की बात आती है सीटें जीतने की, तो वो रिकॉर्ड भी गुजरात की राजनीति में कायम है। और वो रिकॉर्ड है यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे। उसके बाद किसी पार्टी ने 150 से ज़्यादा सीटें नहीं हासिल की है। फिलहाल की अभी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनका एक ख्वाहिश है कि 150 प्लस हम जाएंगे। वो तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, चुनाव के बाद उसका नतीजा के बाद देखेंगे। लेकिन 182 में से 127 सीटें नरेंद्र मोदी दूसरी बार 18 महीने के बाद फिर से जब चुनाव जीतकर गांधीनगर की असेंबली में पहुंचे तब 127 सीट लेके पहुंचे थे और कांग्रेस को सिर्फ 51 सीट मिली थी। इसके बाद 2007 हो या 2012 हो, उसमें भी नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रहा था और भाजपा ने विजय का परचम फहराया था। कांग्रेस को शायद मैं एक बात कहूंगा कि गुजरात की राजनीति में पिछले 3 दशक से सत्ता से बाहर रखने में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उनका एक अलग से योगदान है। अब एक बात है कि 2012 के बाद केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी और उस दौरान 2.25 लाख करोड़ रुपए का टेलीकॉम घोटाला हुआ था और जो घोटाला हुआ था उसकी भी चर्चा थी 2012 में। उसके साथ साथ एक कोयला घोटाला हुआ था यूपीए सरकार की गठबंधन में। देश में निराशा का वातावरण फैल चुका था। ये घोटाले पे घोटाले आ रहे थे। सामने विपक्ष में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी शाब्दिक वार तो ठीक है, लेकिन रास्ते पे उतर के ये सभी घोटालों का जो एक युगल जो फूका हुआ था विपक्ष की ओर से, वो जनता के बीच में ले जाने के लिए कामयाब हो चुके थे। देश में जो एक घोटाले के कारण निराशा का वातावरण फैल चुका था, उसमें नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर देश भर में एक तूफानी दौरा किया। कई स्थानों पर जनसभा को संबोधित भी किया और उनकी वक्तृत्व कला आज भी लोग प्रभावित है, क्योंकि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के एक ऐसा चेहरा बन चुके थे उस समय। और खास करके गोधरा की घटना के बाद एक चेहरा ऐसा बन चुके थे कि देश में हर कोई नरेंद्र मोदी को जानता था। हालांकि विपक्ष का, कांग्रेस का एक तभी से एक आरोप रहा है कि गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी को कौन जानता है। वो भी उस तरफ 2012 के आसपास ये एक मतलब जुमला जो है वो कांग्रेस की ओर से आता रहा था, लेकिन हकीकत वो थी कि पूरे देश में तूफानी दौरा करके नरेंद्र मोदी ने अपना नाम बना लिया था और देश नहीं दुनिया में भी उनका नाम बन चुका था। उसका एक प्रमाण है, अमेरिका ने भी वीजा देने से इनकार किया था नरेंद्र मोदी को, भले गुजरात के सीएम थे। आज वही अमेरिका हर 6-8 महीने में उनको बुलाती है। ये भी एक अलग बात है, वो हमारे सहयोगी जब जय शर्मा जुड़ेंगे वो पूरी बात करेंगे प्रधानमंत्री के बाद क्या क्या घटना हुई है। लेकिन मैं फिलहाल सीएम तक ही बात करूंगा। और कई स्थानों पर जनसभा जब उनकी देश में होती थी, सीएम थे तब वक्तृत्व कला को लेके लोग प्रभावित भी होते थे। और उसके बाद एक इतिहास उन्होंने रच दिया था। देश में 30 सालों में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और कांग्रेस को केवल 44 सीटें हाथ में आ पाई थी। और 26 मई 2014 को वो प्रधानमंत्री पद के शपथ समारोह में उन्होंने कूटनीति का एक परिचय भी दिया था और सार्क नेताओं को और साथ साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया था। ये थी नरेंद्र मोदी की कूटनीति। एक समय पे गुजरात के सीएम थे, तब वो पाकिस्तान पे निशाना बनाने में चूकते नहीं थे। भले विपक्ष पे बैठे हुए थे केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनकी एक जो वक्तृत्व कला है उसमें पाकिस्तान का मुद्दा भी साथ में ले लेते थे, जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा साथ में ले लेते थे। साथ साथ में एक नरेंद्र मोदी की एक कला वो भी थी कि वो पूरे उनके जनसभा में जो एरिया में पहुंचे, जिस जगह पे हो जाए, क्योंकि वो आरएसएस के कार्यकर्ता और प्रचारक भी उनके समय में रहे थे। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, उसके पहले उन्होंने संघ के तौर पर काम किया था, कार्यकर्ता के तौर पे काम किया। उसके बाद गुजरात सहित उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ समय उन्होंने बिताया था, कर्नाटक हो, और इस तरफ राजस्थान हो और मध्य प्रदेश हो। ये सभी इलाके में संघ के कार्यकर्ता के रूप में और प्रचारक के रूप में जमीनी स्तर पे वो हर तहसील और हर जिले में घूमने वाले बंदे थे। इसीलिए उनके साथ जुड़ा हुआ हर कोई व्यक्ति और हर कोई व्यक्ति का नाम उनको याद आज भी है। आज वो उत्तराखंड की सभा हो या हिमाचल प्रदेश की सभा हो, वो अपने आप उनके कार्यकर्ताओं के नाम मंच से बोलते हैं और उनको प्रणाम भी करने में चूकते नहीं है। तो ये एक उनकी खूबी है, उससे लोग जुड़े रहते हैं। और ये खूबी शायद मैं किसी राजनेता के रूप में भारत में फिलहाल अभी जो राजनीति चल रही है उसमें दिख नहीं रहा है कि किसी भी जगह पे वो जाए, अपनी यादें वहां से वो साझा करते हैं अपने मन से। भले वो बड़ा प्रधान हो, उनके मन की बात चल रही हो, सभी में वो जमीनी स्तर पे काम किया हुआ है। संघ के जब काम करते थे तब भी, और भारतीय जनता पार्टी ने जब मुख्यमंत्री बनाया गुजरात का तब भी, और फिलहाल अब भी बड़ा प्रधान है 8 साल से, तब भी जमीनी स्तर पे वो मतलब हर जिला में, पूरे देश में उनकी निगरानी एक रहती है। उनकी सांस्कृतिक भावनाएं क्या है वो उनको पता है। उनका जो वांचन जो है, मतलब रीडिंग, वो भी उतना सटीक है। उनका लिखने का शौक है और वो कविता भी बखूबी से अच्छी तरीके से लिखते हैं। उनका एक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है, पहले गुजराती में हुआ था, फिलहाल तो अभी बड़ा प्रधान वो है तो अलग अलग भाषाओं में भी उसकी प्रकाशित की गई है। उनकी जीवनी पे नरेंद्र मोदी 20 इयर्स ऐसा करके भी पुस्तक फिलहाल तो लॉन्च हुआ है, जो थोड़े दिन पहले रक्षा मंत्री ने भी लॉन्च किया था। उसके पहले अमित शाह गृह मंत्री से, उन्होंने भी अलग जगह पे अलग भाषा में लॉन्च किया था। तो बात उतनी है कि नरेंद्र मोदी केवल राजनीति का एक राजनेता नहीं है। गुजरात मॉडल की अगर चर्चा की जाए, फिर भी नरेंद्र मोदी का पर्चा जो है वो मतलब एक उनका जो परचम है वो लहरा रहा है। साथ में उनकी हर कूटनीति में विपक्ष को फंसाने की जो एक उनकी अपने आप की एक काबिलियत है, वो कभी विपक्ष समझ नहीं पाता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। वडनगर से लेके दिल्ली तक का उनका सफर जो है वो आज भी एक बरकरार दबदबा है देश और दुनिया में। आज भारतीय जनता पार्टी तो उनका एक चेहरा है ही है, लेकिन यही एक सिर्फ चेहरे पे शोभित, मैं इतना जरूर कहूँगा कि देश में और दुनिया में चर्चा तो हो रही है। अब मैं थोड़ी और बात बताऊंगा कि उस समय जब बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी सीएम बने थे, उस समय वो मतलब दाढ़ी आज रखते तब भी रखते थे, लेकिन आज 72 साल हो चुके हैं उम्र में। उस समय की काली दाढ़ी आज सफ़ेद बाल में बदलाव हो चुका है। उनकी उम्र का असर भले दिखाई देने लगा, लेकिन वो फिलहाल जब प्रवास करते हैं तब एक नौजवान की तरह करते हैं। साथ में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो
कोई भी सपोर्ट स्टेप के लिए होता नहीं है। तो ये उनका एक अपने आप में उनकी फिटनेस का एक प्रमाण भी है। 90 के दशक में भाजपा के महासचिव थे वो, और उनकी इमेज मीडिया फ्रेंडली रही थी 90 के साल के आसपास। और जब दिल्ली में वो रहते थे और एक शॉर्ट नोटिस में ही टीवी स्टूडियो पे पहुंच जाते थे और डिबेट में भाग भी लेते थे। 90 की बात कर रहा हूं मैं, जब वो दिल्ली में मतलब भाजपा के महासचिव थे, और सभी विषयों पर उनकी बाइट्स देने में वो मतलब इतने होशियार थे कि कोई भी विषय ले लो, पत्रकार कोई भी बात उनसे पूछ ले, तुरंत उनका जवाब मिल जाता था। पत्रकारों के साथ चाय पानी करना ये उनकी आदत थी, उनका नियमित क्रम भी था। और प्रधानमंत्री जब बन चुके हैं तब भी मीडिया के साथ वो फ्रेंडली नेता बने हुए हैं। और ये बात मीडिया भी आज जिन जिन लोगों ने उनके साथ उनके कार्यकाल में गुजरात में हो या दिल्ली में हो या अलग अलग जगह पे काम किया है, वो सब पत्रकार आज भी ये बात याद करते हैं। जी शोभित। बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी आपका, क्योंकि आपने काफी विस्तार से हर पहलुओं पर प्रकाश डाला है। और जिस तरीके से आपने बताया कि 2001 का कार्यकाल के दौरान और 2014 तक के कार्यकाल का उनका जिक्र किया है, तो निश्चित ही तौर पर ये अपने आप में एक अलग दौर था। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक अपनी खूबी है, और उस खूबी की वजह से ही आज जो है वो सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनकी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में उनकी गिनती है। लगातार जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष के दिनों को जिस तरह से बता रहे थे जिगर पांड्या जी, और उन्होंने हर एक चीज को बताया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से 2001 में वो जब उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी को संभाला, तब उनके सामने बहुत चैलेंज थे। कह सकते हैं कि गुजरात में अपने आप को एक अच्छे नेता के तौर पर एक छवि भी बनानी, और जो बड़े अधिकारी थे उस टाइम पे, जो दिल्ली में बैठे हुए भाजपा नेता के शीर्ष नेता हुआ करते थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, तो उन्होंने काफी विश्वास जताया उनके ऊपर, और उस विश्वास पर वो पूरे 100 नहीं 101% खरे उतरे। और उसी के दौरान उन्होंने शुरुआत की 2001 से मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री गुजरात पे, और फिर वो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, और लगातार जो है जो उनका विकास करने का विजन था गुजरात को लेकर, उन्होंने कई ऐसी जो अभूतपूर्व चीजें कर डाली जिनको जो विपक्ष में बैठी सरकारें थी वो सोचकर जो है वो सोच ही उनकी बन गई। लेकिन वो सारे काम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर डाले। तो कह सकते हैं एक लंबा कार्यकाल था, लंबा संघर्ष था। अपने आप को जो है हर पैमाने पर खरे उतरते हुए उन्होंने हर चुनौतियों को डटकर सामना भी उनका किया। लगातार निश्चित ही तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब आपके हाथ पर और आपके विश्वास के भरोसे पर जिस तरीके से आला अधिकारी आप पर विश्वास जताते हैं, और उस हर एक विश्वास के पहलुओं पर खरे उतर कर चलना और आपको जीत का जो है रिजल्ट देना, ये अपने आप में एक चुनौती भी बनती है, जिसे बखूबी प्रधानमंत्री मोदी ने किया हुआ है। इसी खबर पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी, उनसे ही जानेंगे कि 2014 के बाद के कार्यकाल का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो किस तरीके से परिवर्तन दिखा, और किस तरीके से उनकी जो छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो लगातार मजबूत होती चली गई, और आज वो छवि इस तरीके से देश के अंदर मजबूती के साथ खड़ी हुई है कि आज वो किसी भी राज्य में जाते हैं तो उनको अपार जन समर्थन मिलता है, अपार लोगों का प्यार मिलता है, और इस प्यार के साथ में वो अपनी पार्टी को भी मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे। जी शोभित, सबसे पहले सीएम का दौरा, जैसे एक आरएसएस से और पूरे सीएम तक की जर्नी जिगर जी ने बताई। जिस तरीके से एक अभी रिपोर्ट, पहले एक बात कर लेते हैं, अभी जस्ट रिपोर्ट आया कि वर्ल्ड में सबसे फेमस एक कोई व्यक्ति हो या सबसे फेमस पीएम हो तो उसमें सबसे पहले पीएम मोदी का नाम आता है। वहीं से पता चल जाता है कि उनकी लोक चाहना कितनी है। अभी चलते हैं उनके मुख्यमंत्री से पीएम तक की सफर की ओर। तो 2013 में उन्होंने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करीबन 282
आंकड़ा सही गलत शायद 282 ही है शोभित, 282 सीटें मिली और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। वो 14वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1989 में पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था और वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 2019 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने ज्यादातर सीटें मिले और 330 सीटें जीतकर देश के दूसरे बार प्रधानमंत्री बने। जिस तरीके से उनकी लोक चाहना की बात की जाए तो वो हमेशा शोभित बीच बीच में अलग अलग मुद्दे में जोड़ता रहूंगा, वो हमेशा एक चीज कहते हैं, विकास, टेक्नोलॉजी और अपडेट, और इसी के वजह ये ही उनके मेन स्रोत है जिसके ऊपर उनकी लोक चाहना बढ़ी, लोकप्रिय राजनेता बने। एक तो सबसे पहले सोशल मीडिया। सुबीत कोई भी आज का यूथ कोई भी फोन यूज कर रहा होगा, कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहा होगा, अगर वो 2 या 3 बार स्क्रॉल करता है तो बीजेपी की पोस्ट और उसमें भी पीएम मोदी की पोस्ट हमेशा आती ही रहेगी। वो उनका एक सबसे बड़ा बेस है। सोशल मीडिया पर विश्व में सबसे लोकप्रिय बने और सबसे ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता है। इंस्टाग्राम पर भी उनके करीबन 60 मिलियन तथा फेसबुक पर भी करीबन 46 मिलियन फॉलोअर्स है और ट्विटर पे भी 71.6 मिलियन फॉलोअर्स है। और यानी ट्विटर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता भी है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, और हमेशा वो कहते रहते हैं कि जिस तरीके से आपका व्यक्तित्व बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपकी फॉलोअरशिप भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और उन्होंने एक लीडरशिप के तरह से देखने जाए तो उन्होंने एक देखे जाए तो एक कार्यकर्ता से पीएम तक की जर्नी, उसमें सबसे ज़्यादा जर्नी उनकी हार्ड रही। जिस तरीके से पंड्या जी ने बताया कि गोधरा कांड के बाद जो घटनाएं घटी और उसके ऊपर उनकी जो प्रतिक्रिया आती रही, उससे धीरे धीरे उनको स्टैंड अप मिला और स्टैंड अप यानी वो एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट वहां से मिला। और वो 14वें प्रधानमंत्री है और जिन्होंने 2014 फिर 2019 और फिर एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, इसी तरह उन्होंने भी वह पहली बार सांसद के रूप में भी सीधे भारत में प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में भी बीजेपी बहुमत मिली और 2014 के बाद 1984 के बाद भी पहली बार हुआ था और मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ है। यानी गुजराती और बिजनेस और माइंड, इसका एक पूरा पुख्ता स्वरूप दे सकते हैं। और 8 साल की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। यानी आप देखिए कि 8 साल से ही उन्होंने देशभक्ति के जो एक कहा जाता है आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ, उनमें 8 साल की उम्र से ही उन्होंने एकजुटता पाई थी। यानी समझो कि 8 साल की उम्र से ही उनके अंदर देशभक्ति का बीज रोपा गया, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आरएसएस वो देश की सबसे बड़ी, यानी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, तो उन्होंने 8 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन किया था। और शोभित वो भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे मंत्री से लेके एमएलए से लेके जितने भी हैं ज़्यादातर वो आरएसएस के भी है, वो भी हमें नोट डाउन करना चाहिए। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सीएम की सफ़र और सीएम से पीएम की सफ़र, और उसमें सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड में रहे आरएसएस। कई बार ऐसे भी अटकलें बीच में आती रहती है कि भाजपा ही आरएसएस है और आरएसएस ही भाजपा है, ऐसी अटकलें भी बीच में आती रहती है। पर उसको वो बात छोड़ते हैं, अभी आगे की बात करते हैं। तो बहुत सारी जगह पे उन्होंने अपनी एक छवि बना के रखी है, बहुत सारी जगह पे उन्होंने अपना एक बना के रखा है, प्रोटोकॉल से लेके सब। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अभी हम देखने जाए थे, बहुत सारी रील्स भी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे और वो सब पे, कि जहां इंडिया को सब एक नज़र अलग अलग नज़र से देखे थे कि एक गरीब देश है, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे। तो उन्होंने ये पूरा चित्र पलट कर दिया है। आप देखिए कि जितना डेवलपमेंट पे उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने ध्यान दिया है,
उसके ज़रिए अभी हम वर्ल्ड लेवल पे यानी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब भी कोई बात आती है तब इंडिया का नाम उसके लिस्ट में होता ही है। वो फिर कोई भी समिट हो जहां पे इंडिया को इंक्लूड किया ही जाना पड़ता है। ये एक उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कह सकता हूं। उन्होंने जितने भी काम किए हैं और उनमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो इंडिया को लेके जब इंडिया का नाम आता है तो सबसे पहले छवि क्या आती है? नरेंद्र मोदी। ये उनका एक पावर कह सकता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं के ऊपर काम किया है, बहुत सारी योजना लाए, लोगों को सहायता की, बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारे जितने भी थे पॉइंट्स उनके ऊपर उन्हें बहुत ही छानबीन की और उसके ऊपर वर्कआउट किया और उसको भी निखार के लाया। जिस तरीके से ये विस्ता प्रोजेक्ट है, बहुत सारी जगह पे वो जहाँ जो लोकल चीज़ है वहाँ की पहचान उन्होंने बना के रखी है। जिस तरीके से चला था एक कैंपेन कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो गुजरात में ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ के लोगों ने भी नहीं देखी थी, उसको हमने वर्ल्ड लेवल पे लेके गए। और टूरिज्म और जितने भी, मैंने नहीं बताया कि जितने भी सेगमेंट्स थे जहां से हम पीछे पड़ चुके थे वहां पे वो सेगमेंट में उन्होंने काम किया। और टूरिज्म अगर आप देखें तो इंडिया का टूरिज्म पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा रहा है। कोविड के बाद भी, कोविड के अंदर भी लोग टूरिज्म के अंदर काम कर रहे थे और कोविड जैसे ही खत्म हुआ और ये लास्ट साल, बहुत दूर की बात नहीं कराऊंगा, दिल्ली से ही नज़दीक है हिमाचल, हिमाचल में जो टूरिज्म बढ़ा है कि आज से आप 10 साल पहले का हिमाचल देख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, पर आज से 10 साल पहले का हिमाचल देख लीजिए और अभी का हिमाचल देख लीजिए। आपको सब सुविधाएं मिल रही है, बाय रोड मिल रही है। पहले रोड कैसे थे, अब के रोड कैसे हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ कितनी हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके सब। यानी आप देखिए कि उन्होंने सब सेगमेंट में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, साथ में टूरिज्म। और जिस तरीके से हमारे देश में विकास हो रहा है और जिस तरीके से हमें बाहर से लोग अप्रोच करने हैं, जो टूरिज्म बढ़ाना है, तो टूरिज्म के फैक्टर में भी बहुत सारे काम किए। उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से रह के काम किया है। उन्होंने बहुत सारी निधि योजनाएं बनाई जिसमें सबसे बड़ी है पीएम किसान सम्मान योजना। छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना काफ़ी मददगार साबित हुई है और इस योजना को लाभ उन किसानों को हुआ है जो एकदम छोटे थे, जो 2 हेक्टेयर से भी कम जिनके पास ज़मीन है और वो उसके ऊपर पूरा गुजरान चलाते हैं, तो उनको भी आगे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि सभी जिनके पास 200 एकड़, 500 एकड़, 600 एकड़ ज़मीनें हैं, वो लोग तो इनकम सोर्स जनरेट करने ही वाले हैं, पर जिनके पास कम है ज़मीन और वो खेती करना चाहते हो और खेत के ऊपर ही उनका गुजारा चलता है, तो उनके लिए भी उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है। हर महीने उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आ रही है। ऐसी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें ये योजना है जिसको 7 या 8 साल पूरे होना है। इस योजना के तहत जो कॉरपोरेट या गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्योग होते हैं, तो उनको 10 लाख रुपए तक की लोन दी जाती है। क्योंकि ये आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो उनके मेन पहलू है, उसमें से एक ये भी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कि जिसके अंदर अपने आपकी जो खूबी है उसको बाहर लानी है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके लिए बैकअप में आपको जब भी कोई इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए पैसे लगते हैं। और वो जो भी अपने आइडियाज़ है उसको अगर आप इम्प्लांट करना चाहते हो और उसको बिजनेस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए ये प्रधानमंत्री योजना बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रही। क्योंकि उसके रिगार्डिंग्स बहुत जो यूथ था वो आगे आए हैं और बहुत लोगों ने अपने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं। और जितने भी लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टार्टअप शुरू किए और उसके वजह से एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है, वो हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो यूथ था, जो आफ्टर कोविड सबसे ज़्यादा इसकी भरपाई हुई है, क्योंकि सबको इन्वेस्ट करना था, इन्वेस्ट के पास पैसा नहीं थे, यूथ कहीं ना कहीं कच्चा पड़ रहा था, पर उसको ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अप लाने की बहुत बड़ा हाथ है।
और फिर आयुष्मान भारत योजना भी उन्होंने लाई, वो 2018 में शुरू हुई। और ये हेल्थ इंश्योरेंस की योजना थी जिसमें सीधे तौर पर मध्यम या गरीब परिवार को मदद मिली। इस योजना के तहत लोगों को भी गंभीर बीमारी 50 करोड़ भारतीयों ने सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत कई लोगों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई है, मेडिकल जो वो खर्च नहीं कर पाते थे उनको भी, और कई बड़ी बीमारियां होती है क्योंकि शोभित आप देखने जाओ तो नॉर्मली आपको नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो 1000, 2000, 5000 तो कहीं पे भी चला जाता है। और कोविड के अंदर आपने देखा है कि नॉर्मली आपका 20 से 15,000 का खर्चा हो रहा था। तो ये सब जो खर्चे थे वो आयुष्मान भारत के दौरान बहुत कम हुए, और उसमें जो एकदम निम्न गरीब लोग हैं जिनको कोई बड़ा अच्छा, हम तो चाहेंगे ऐसा कुछ ना हो, पर कोई बड़ी बीमारी आती है तो उनको जब पैसे की ज़रूरत थी तब आयुष्मान भारत उनके लिए एक भगवान स्वरूप भी साबित हुआ है। क्योंकि लास्ट में तो जब भी आप जाते हो हॉस्पिटल में तो वहीं पे शुरुआत होती है बिल से, तो उसमें आयुष्मान भारत ने बहुत बड़ा काम किया। फिर आवास योजना, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक सपना था, जितने भी लोग हैं वो जो एक छवि थी, ये सबसे पहले मैंने बोला था, एक छवि लोगों के अंदर थी कि वहाँ पे गरीबी है, लोग झोपड़ी में रहते हैं, ये हुआ है। तो उन्होंने एक निश्चय लिया था कि हर लोग के पास अपनी खुद की छत हो। तो उसके रिगार्डिंग्स प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे देने के साथ ही सरकार की ओर से घर बनाने में भी आर्थिक मदद की है। इस योजना के तहत सभी को घर उपलब्ध करवाने का उद्देश्य होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जा रही है। साथ में बहुत तरह के परिवार को 2,60,000 रुपए का फ़ायदा भी मिलता है, और सरकार कई सालों से इस स्कीम के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। क्योंकि शोभित ये प्रधानमंत्री आवास योजना उसके लाभ कैसे हैं कि जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस आवास योजना है वही तरह जो भी अगर कोई घर लेना चाहता है और उसको 2,60,000 तक का पेमेंट गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी के तौर पे मिल रहा है। यानी समझो कि जिसको घर लेना है और उसके अंदर बजट कम पड़ रहा है और उसमें 2.5 लाख रुपए की मदद, ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो हर एक व्यक्ति को अभी मिल रही है। जो नए घर भी ले रहे हैं, जो फ्लैट में नए घर ले रहे हैं, जो 30 या 35 लाख के घर भी सोच रहे हैं कि लेना है, उसमें 2.5 लाख की रकम बहुत बड़ी है, और वो भी उनको माइनस मिल रही है, 15 लाख के फ्लैट में भी मिल रही है। उसके बाद उन्होंने ये योजना लाई, उज्ज्वला योजना। ये योजना इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का रुख जिस तरीके से इतना बड़ा हुआ है, उतना कद इतना बड़ा है, उनकी लोकप्रियता इतना बड़ी है, तो उसके बेस में है ये सब योजनाएं। क्योंकि ये योजनाओं थकी उन्होंने बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट हुए, और वो डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद वो अभी तक पीएम बने और लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। जिस तरीके से उज्ज्वला योजना है, ये सबसे बड़ी योजना महिलाओं के लिए है। ये महिलाओं के लिए शुरू गई सबसे पहली योजना है, और इसके अंदर ये योजना के तहत गरीब परिवारों में फ्री गैस कनेक्शन बांटे गए। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में शोभित लकड़े लेने जाना है, चूल्हे पे खाना पकाना है, उसके धुएं से कितनी हानिकारकता होती है, ये बहुत सारी तकलीफें जो महिलाएं भुगत रही थी, उन्होंने उससे सबसे पहले उज्ज्वला योजना लाई। उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने फ्री गैस कनेक्शन दिया, सबसे पहले एक सिलेंडर भी उन्होंने दिया, और जिसके रिगार्डिंग्स ये योजना के जरिए सिलेंडर घर घर तक पहुंचा। और साल 2016 में ये चल रहा था योजना के, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और ग्रामीण वर्ग की महिलाओं को धुएं से आज़ादी मिली है। ये सबसे बड़ा, यानी नरेंद्र मोदी सीएम से पीएम तक गए तो उसके बीच में ये जो योजनाएं थे वो उनको सपोर्टिव रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बीमा योजना का भी प्रारंभ किया, साथ साथ में प्रधानमंत्री जनधन योजना, और ये जनधन योजना के तहत परिवार को बैंकिंग सुविधा देने का काम किया गया। और इसके रिगार्डिंग्स थोड़ा सा दूसरा मुद्दा भी इसके अंदर जोड़ूंगा, और साथ में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने काम किया है। क्योंकि जो बिचौतिया बोलते हैं
कि जिसके अंदर कमीशन बेस और वो सब चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने देखा कि गवर्नमेंट जितना देना चाहती है वहां तक नहीं पहुंचता है, बीच में कहीं ना काटकूट होती है, कमीशन होता है, करप्शन हो रहा है, तो सीधा उन्होंने बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है और डीबीटी के थ्रू किसानों से लेके जितने भी लाभार्थी व्यक्ति हो, वो कोई भी योजना के लाभार्थी हो, उनके अकाउंट में सीधे सरकार के अकाउंट से पैसे जाएंगे। यानी बीच वाली जो सीन था वो उन्होंने सबसे पहले कम किया, यानी करप्शन लेवल उन्होंने सबसे पहले डाउन किया। जनधन योजना की बात करें तो कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था, जनधन खाते में पैसे जमा कराने या निकालने पर कोई चार्ज नहीं लग रहा था, क्योंकि हम भी कभी भी एटीएम या कोई भी बैंकिंग सुविधा यूज़ करते हैं तो उसमें 2 या 3 बार हमें बैंक से चार्ज नहीं होना है, फिर चौथी या 5वीं बार जैसे ही हम कैश विड्रॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें पैसा लगता है। पर जनधन योजना के अंदर कहीं पे भी पैसे का कोई चार्ज नहीं होता है, खाते में बिना किसी चार्ज के फंड ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और बिना किसी शुल्क के मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं शोभित, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजना सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई। यानी ये योजना के तहत बहुत सारे लोगों का यानी कैसा है कि चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ है, पर ये योजना इन कोविड के टाइमिंग के अनुसार बहुत ही कारगर साबित हुई, क्योंकि ये योजना के तहत 5 किलो तक की राशन व्यक्ति को प्रति माह मिल रही थी और इस योजना से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। और 2020 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे PMJKY कहते हैं, और ये घोषणा की थी कि इस योजना को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शुरू किया गया था। देश में चारों ओर भ्रष्टाचार की भी मैंने बात की, इससे बाद एक के बाद एक स्कैम भी आने लगे। तब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के खिलाफ चुनावी अभियान लड़े और कमान संभाली और आधिकारिक वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल की और वो पीएम बने। और जिस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, योजनाएं, गतिविधियां, तो उसके साथ साथ उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स भी इतनी की है, बाहर से इन्वेस्टर्स भी इतने लाए हैं जो देश में, यानी एक रील में देख रहा था शोभित, अभी इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही थी कि बराक ओबामा से लेके पीएम से लेके सब लोग, उसमें मनमोहन सिंह भी शामिल थे, तो वहाँ पे मनमोहन सिंह खड़े हैं और आप बाकी के सब लोग अंदर अंदर बात कर रहे हैं और फिर तुरंत दूसरा सीन आता है कि जिसमें पीएम मोदी खड़े हैं और उनको सब मिलने के लिए आते हैं। तो ये फ़र्क है। और अभी यूथ में देखने जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और विश्व गुरु जो उनका अब एक एम है, तो मुझे भी लगता है कि शोभित वो कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। उसके बाद हम योजनाएं बात करें थे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि पूरा अर्थतंत्र चलता है मैन्युफैक्चर से, इंडस्ट्री से, उद्योगों से, तो उसके अंदर उन्होंने सबसे बड़ा पहलू लाया जीएसटी। जीएसटी इज द वन नेशन वन टैक्स। टैक्स सुविधा की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा पहलू कह सकते हैं। और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को लागू किया और आज देश में टैक्स कनेक्शन के कोई रिकॉर्ड स्थापित हो चुके हैं। यानी आप समझो कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, उसके बदले उन्होंने वन नेशन वन टैक्स कर दिया और साथ में बहुत सारी बड़ी योजनाएं भी शामिल हुई है। और हम देखने जाए नरेंद्र मोदी की बहुत सारी उन्होंने योजना से लेके बहुत सारे फैसले लिए हैं, उनमें से एक जीएसटी भी है। फिर 3 तलाक की प्रथा, यानी ये जो 3 तलाक की प्रथा था वो कायदा जो था उसको ख़त्म किया। देश में मुस्लिमों ने प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को ख़त्म करने का साहसिक फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया। हालांकि इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था शोभित बहुत तरीके से, और ये फैसला लाने के लिए भी बहुत टाइम लगा था। ये फैसला अंदर से लेके बाहर तक आने के लिए बहुत टाइम लगा था, काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन सरकार ने अड़िंग रुख की और वजह से संसद में कानून पारित करके इस सामाजिक बुराई को दूर किया है।
फिर आया ऑनर यानी वन नेशन वन राशन। मोदी सरकार ने कार्यकाल में ही वन नेशन वन राशन का कार्ड भी लागू किया और आप जहां भी जाएंगे राशन कार्ड आपके साथ जाएगा और वहां आप रहेंगे वहीं आपको उस कार्ड पर राशन मिल सकता है। फिर एक एयर स्ट्राइक, यह मुद्दा सबसे बड़ा था। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सिखाया सबक, बार बार घुसपैठ, क्योंकि जैसे ही हम वॉर की बात करते हैं तो जिस तरीके से हम शोभित बात करते हैं कि क्रिकेट की, तो सबसे पहले फिर हमारे दिलो सहन में आता है सचिन तेंदुलकर। हम लोग F1 रेसिंग की बात करते तो उसमें राफेल आ जाता है। तो उसी तरह से एयर स्ट्राइक की ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ा एक देखा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट भी है। बार बार घुसपैठ पाकिस्तान की और भारतीय जवानों पर हमला करने की बहुत सारी न्यूज़ आती रहती थी, बहुत सारी खबरें आती रहती थी, पर उसके बाद पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाना उन्होंने तय किया और मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके वहाँ चल रहे आतंकवादी ठिकानों पर तबाह कर दिया और पाकिस्तान को अब भी उसका दर्द महसूस होता है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ऐसा कोई, यानी अभी भी उनकी नापाक हरकत या पाक हरकत उसमें हम नहीं गिरते हैं, पर अभी भी कुछ ना कुछ तौर तरीके से चालू है। पर जिस तरीके से पहले होता था ऐसा नहीं हो रहा था। डोकलाम हो या गलवान घाटी हो, हर जगह पर चीन को मोदी सरकार ने कहरा जवाब दिया है। पाकिस्तान को ही नहीं, पर जिस तरीके से हमने देखा तो लास्ट उन्हों का सबसे बड़ा निर्णय 370 को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने हर घोषणा पत्र में वादा करती थी कि सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 को वो खत्म करेगी और वो खत्म हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर है अभी अमित शाह और ये उनका तीसरा दौरा है। और हालांकि मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे, डोमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर का दर्जा भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा और परिसीमा की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। मोदी सरकार ने देश के कई सुधार लाए हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देना, आयुष्मान कार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने की योजना, उज्ज्वला योजना तहत महिलाओं को धुएं से राहत, ऐसी बहुत सारे काम किए गए। महिलाओं को मुफ्त में LPG सिलेंडर मिले। स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान की भी बात करनी ज़रूरी है शोभित, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को शौचालय निर्माण किए गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव थे, ऐसे पछात एरिया थे कि जहां पे उनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिसके लिए उनको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता था महिलाओं को। ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, उसको माइनस किया और वो सब हुआ एक विज़न की वजह से। मैं ये मेन पॉइंट पहले बोलना चाहता था पर वो भूल गया था उनका विज़न, क्योंकि जब भी वो सोचते हैं तो उनका सोचने का तरीका कुछ ऐसा रहता है शोभित कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये करना चाहिए, पर उनका विज़न मैंने अभी तक स्टडी किया तो उनका कैसा है कि ये करेंगे तो क्या होगा और उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी, ये अभी तक यानी उनको समझ पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। वो फिर इलेक्शन हो, योजना हो या कुछ भी हो। फिर कनेक्टिविटी, जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, मोदी सरकार ने बिजनेस को भी नज़रअंदाज नहीं किया है, बिजनेस के अंदाज को भी बदल दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और वैश्विक नवीनीकरण इंडेक्स में भी भारत को ऊपर लाए हैं। विदेश निवेश को मामले में जैसे मैं पहले भी बताया कि बहुत करीबन मैं मानूंगा तब तक शोभित जितने भी फॉरेन ट्रिप्स PM नरेंद्र मोदी ने किए उतने ही PM यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ पे भी रुके हैं और उन्होंने भी निवेश की कई जगह निवेश भी किया है और बिजनेस फ्रेंडली माहौल भी बनाया है उन्होंने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पूरी तरह सोशलिस्ट दौर के पंचवर्षीय योजना में मॉडल के इतर की भी मार्केट ग्लोबल मैट्रिक में बदल गया है और 2 साल नहीं बल्कि 25 साल से बाद भी योजना लेकर चल रहा है। यानी नरेंद्र मोदी ने हर एक सेक्टर में काम किया है, फिर वो कोई भी सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म हो, डेवलपमेंट हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, सब जगह पे उन्होंने काम किया है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद जय शर्मा जी, आपने काफी विस्तार से 2014 के बाद जितना घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से और उनकी पार्टी के द्वारा या कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जिस घटनाक्रम को बदलते हुए हमने देखा उसका बखूबी आपने जिक्र किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज न्यूज रूम लाइव में शामिल करने का यह था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार जनप्रिय नेता है और अपनी नीतियों की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेश में अपनी अलग पहचान रखते हैं। संघ के कार्यकर्ता से प्रगति कर वे गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे थे। आज मोदी भाजपा का सबसे खिले हुए कमल के तौर पर पहचान रखते हैं और उनकी सफलता का रेशियो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत आदि भाजपा नेताओं से भी ऊंचा उठ गया है। अभी भी उनका कद लगातार बढ़ ही रहा है। तो फिलहाल आज हमने बात की प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक यात्रा के बारे पर और जिसके बारे में हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी जुड़े और उन्होंने लगातार इस पर प्रमुखता से प्रकाश डाला और उन्होंने हर एक पहलुओं को बताया जो बहुत जरूरी थे। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर जो है उन खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।